फाइनली 12 जुलाई 2019 को कोर्ट में ब्रिटनी अपना क्राइम कन्फेस करती है। I want to start off by apologizing to the victim and his family. I'm sorry for any undue stress or pain that I may have caused. I'm ashamed of my actions and am completely remorseful and truly regret what took place. Whitney Zamora, your secret is out. The world knows you are a child molester. Your mind is foul, your heart is ugly, and you disgust me. ये है 27 साल के स्कूल टीचर ब्रिटनी जमोरा, जिसने अपने 2 नाबालिग स्टूडेंट्स का स्कूल के अंदर ही बार बार सेक्सुअली अब्यूज किया था, वो भी लगातार 3 महीनों तक। इसलिए ब्रिटनी जमोरा को अब से थोड़ी ही देर में 20 सालों की लंबी जेल होने जा रही थी। ब्रिटनी पर आरोप था कि वो अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ ना सिर्फ अकेले में बल्कि कई बार क्लास में बाकी स्टूडेंट के रहते हुए भी सेक्सुअली इंटीमेट हुई थी। और इस बात का आई विटनेस था उस क्लास का एक 11 साल का स्टूडेंट जो उस 13 साल के विक्टिम का दोस्त था। इस 11 साल के बच्चे ने पुलिस को बताया एक बार ब्रिटनी ने उसको क्लास के दरवाजे पर निगरानी रखने को बोला था, क्योंकि ब्रिटनी अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ उस क्लास के अंदर इंटीमेट हो रही थी। 22 मार्च 2018 5:48 एरिज़ोना स्टेट पुलिस ने ब्रिटनी जमोरा की गाड़ी बाईपास के पास रोकी ताकि उसे गिरफ्तार कर सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गिरफ्तारी के समय ब्रिटनी बाकी क्रिमिनल्स की तरह घबराई हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो बहुत ही रिलैक्स दिख रही थी। लेकिन ब्रिटनी का ये कॉन्फिडेंस कब गायब हो गया जब डिटेक्टिव ने उसे कहा कि पुलिस को अच्छे से मालूम है कि उसने क्या क्राइम किया है। I guess I wanted to give you the opportunity because there really is very little doubt on what happened. Give you the opportunity to explain kind of why it happened. तब ब्रिटनी को लगा कि वो पकड़ी गई है, इसलिए उसने घबरा के डिटेक्टिव से पूछा कि ऐसे क्राइम में गुनहगार को क्या सजा होता। Hypothetically speaking, what is a typical consequence? तो डिटेक्टिव ने कहा कि ऐसे क्राइम में गुनहगार को कई सालों तक जेल हो सकता है। तब ब्रिटनी बच्चों की तरह रो पड़ी। I never did anything. लेकिन रोते रोते भी ब्रिटनी ने एक बात कही। I'm little. They're gonna tear me apart. तो फिर से ये सवाल बनता है, कौन ब्रिटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, या फिर दबाव में आकर ब्रिटनी अपनी दोष किसी और पर डालने की कोशिश कर रही थी। इस बात को समझने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे पहले जाना पड़े। एक दिन पहले 21 मार्च 2018 दोपहर 3:38 ब्रिटनी जमोरा के 13 साल के स्कूल स्टूडेंट माजो, विक्टिम की प्राइवेसी के लिए यहाँ नाम बदल दिया गया है। माजो की माँ मिसेस मारिया के फोन पर एक के बाद एक कई मैसेजेस आने लगती है। नहीं, ये प्यार भरे मैसेजेस किसी ने मिसेस मारिया को भेजे नहीं थे। ये अलर्ट मैसेजेस थे जो मिसेस मारिया के फोन पे आ रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले ही मिसेस मारिया ने अपने 13 साल के बेटे माजो के फोन पर सेल्जी नाम के एक ट्रैकिंग ऐप को इंस्टॉल किया था, ताकि मिसेस मारिया अपने बेटे माजो की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। इसकी मिसेस मारिया ने उसमें कुछ कीवर्ड्स सेट किए थे, जो कीवर्ड्स अगर माजो ने यूज किया किसी को मैसेज करने के लिए, या फिर किसी और ने वो कीवर्ड्स को यूज करके माजो को मैसेज किया, तो सेफ्टी ऐप मिसेस मारिया के फोन पर अलर्ट मैसेजेस भेज देता है। तो बेसिकली वो प्यार भरे मैसेजेस माजो के फोन पे आ रहे थे, जिन मैसेजेस में बार बार एक शब्द बेबी का यूज हो रहा था, जो एक कीवर्ड था। इसलिए मिसेस मारिया के फोन पर बार बार अलर्ट मैसेजेस आ रहे थे। शुरुआत में इसीलिए एक टीनेज बच्चे की माँ की तरह मिसेस मारिया ने भी सोचा कि माजो की कोई नई गर्लफ्रेंड हुई होगी जिससे वो बात कर रहा होगा। लेकिन जब ये मैसेजेस और ज़्यादा इंटेंस होने लगे, तब मिसेस मारिया एक प्रोटेक्टिंग माँ होने के नाते माजो की गर्लफ्रेंड की यूज़र आईडी चेक की, और जब मिसेस मारिया वो यूज़र आईडी को देखी तो मिसेस मारिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मिसेस मारिया के 13 साल के बेटे माजो को इंस्टाग्राम पे जो ये लव मैसेजेस कर रही थी, वो थी माजो की स्कूल टीचर मिसेस ब्रिटनी जमोरा। मिसेस मारिया मिसेस जमोरा की इस इंस्टाग्राम आईडी को पहचानती थी, क्योंकि ब्रिटनी इसी आईडी से कई बार मिसेस मारिया को पहले भी मैसेज कर चुकी थी, माजो के स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। कंफ्यूज हुई मिसेस मारिया ने तभी अपने हस्बैंड और माजो के फादर जॉन को फोन करके सब कुछ बता दिया। ये सब सुन के जॉन ने मारिया को इंटरनेट कनेक्शन कट करने को कहा और माजो से उसका फोन ले लेने को बोला, ताकि आगे ब्रिटनी माजो से कांटेक्ट ना कर पाए। उस दिन जॉन अपने घर जल्दी से पहुंचा
तब तक माजो ऑलरेडी समझ गया था कि उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। इसलिए जब जॉन ने ये मैसेज माजो को दिखाकर पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तब ऑलरेडी घबराया हुआ माजो देर न करके सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता दिया। माजो ने जो कुछ भी अपने पेरेंट्स को बताया वो किसी भी पेरेंट्स के लिए सच में सुनना बहुत ही डिस्टर्बिंग था। माजो बोला कि वो अपनी 27 साल की स्कूल टीचर ब्रिटनी जमोरा के साथ लास्ट 3 महीने में कई बार फिजिकली इंटीमेट हुआ है, लेकिन ये उसने स्टार्ट नहीं किया था, ये उसकी टीचर ब्रिटनी ने स्टार्ट किया था। ब्रिटनी 2017 के जुलाई में लास विसास एकेडमी एलिमेंट्री स्कूल में एज अ 6th ग्रेड टीचर ज्वाइन किया था। पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी साल के एंड में एक दिन ब्रिटनी ने अपनी क्लास को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जा रही है, इसलिए वो कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाएगी। लेकिन ब्रिटनी उस वेकेशन पर बोर होगी, इसलिए कोई अगर चाहे तो उसे स्कूल के मैसेजिंग ऐप पर मैसेज कर सकता है। इसलिए माजो ने अपनी स्कूल टीचर ब्रिटनी को मैसेज किया, हाय मिसेस जमोरा ये बोलकर। ब्रिटनी ने भी माजो को हाय बोला, लेकिन एक दो मैसेजेस के बाद ब्रिटनी माजो को फ्लर्टेशियस मैसेजेस करने लगी। ब्रिटनी माजो को मैसेज करती, वुड इट बी वियर्ड इफ आई सेंड यू अ विंकी फेस? ऐसा मैसेज एक टीचर अपनी 13 साल के स्टूडेंट को क्यों करे? अब माजो भी एक टीनेज लड़का था, तो इसीलिए इसके बाद से दोनों के बीच ऐसे फ्लर्टेशियस मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों स्कूल में ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते रहते थे, लेकिन ये फ्लर्टिंग पहली बार फिजिकल तब हुई जब एक दिन माजो स्कूल टाइम के बाद स्कूल में रुक गया। स्कूल का टैलेंट शो था, इसलिए उस दिन माजो टैलेंट शो का पोस्टर बनाने में हेल्प करने के लिए स्कूल में देर तक रुका था। पोस्टर बनाना खत्म करके माजो जब अपने बैग लेने के लिए अपने क्लास के अंदर गया, तब ब्रिटनी पहले से क्लास के अंदर थे। ब्रिटनी को देखकर माजो बाय बोलकर ब्रिटनी को गले लगाता है, जो अमेरिकन कल्चर में एक नॉर्मल जेस्चर है, लेकिन ब्रिटनी माजो को चूमने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद से दोनों के बीच में नजदीकियां बहुत बढ़ गई थी। स्कूल में दोनों एक दूसरे को हमेशा फिजिकली टच करते रहते थे। ये वीडियो पुलिस को माजो के फोन से मिली थी, जब ब्रिटनी और माजो स्कूल के ब्रेक में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ऐसी बॉडी लैंग्वेज एक टीचर की अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ होना नॉर्मल नहीं था, और ये क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने भी नोटिस किया। इसलिए क्लास 6 के ही 3 गर्ल स्टूडेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल टीम डिकी को कंप्लेन करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल डिकी इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ना करके ही स्टूडेंट को ऐसे रूमर्स पर ध्यान ना देने को बोलते हैं। लेकिन ब्रिटनी को वार्न करते हैं कि वो माजो के साथ अलग से बात ना करे, नहीं तो अगली बार वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को मजबूर होके। शायद प्रिंसिपल डिकी अपनी और स्कूल की रेपुटेशन के बारे में सोचकर मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल डिकी को कोई आइडिया नहीं था कि ब्रिटनी इसके बाद क्या क्या करने वाली है। ब्रिटनी अपने क्लास में हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर सब स्टूडेंट्स को CNN 10 न्यूज़ दिखाती थी। जब तक ये न्यूज़ क्लास में चलती थी, सब स्क्रीन की तरफ देखते थे। तब ब्रिटनी माजो को लेकर क्लास के एकदम कॉर्नर में ले जाके वो सब करती थी जो शायद इस वीडियो में बोलना मुमकिन नहीं होगा। आप शायद समझ चुके रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये न्यूज़ चलने के दौरान क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को ब्रिटनी ने पीछे देखने को मना कर दिया था, लेकिन क्लास में एक स्टूडेंट था जो सब जानता था कि हर दिन इस टाइम ब्रिटनी और माजो क्लास के कॉर्नर में एग्जैक्टली क्या करते रहे, क्योंकि ये माजो ने खुद उसे बताया था, और वो था उसी क्लास का एक 11 साल का स्टूडेंट और ब्रिटनी का एक और शिकार, जिसे भी ब्रिटनी ने यूज किया था अपनी विकृत फैंटेसीज को पूरा करने के लिए। ब्रिटनी को जब पता चलता है कि माजो ने उसके और माजो के बारे में क्लास के एक और स्टूडेंट को सब कुछ बता दिया है, ब्रिटनी तब इस 11 साल के बच्चे को धमकाती है, बोलती है कि अगर वो इस बारे में किसी और को बताएगा तो उसको जेल हो जाएगा, और अगर वो चुप रहता है तो ब्रिटनी पिक्चर्स उसे भेजेगी। ये बोल के ब्रिटनी उस 11 साल के बच्चे को चुप करा देती है। फिर बाद में जब ब्रिटनी को यकीन हो जाता है कि ये बच्चा उसका सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगा, तब ब्रिटनी स्कूल के बाद इस बच्चे के सामने ही माजो के साथ इंटीमेट हो जाती थी। और एक बार ब्रिटनी ने उसे क्लास के दरवाजे पर नजर रखने को भी कहा, ताकि कोई ब्रिटनी और माजो को वैसी हालत में देख ना ले। अगली बार जब ब्रिटनी उस बच्चे को दोबारा ऐसे क्लास के बाहर नजर रखने को कहा, तो वो डर के मारे वहां से भाग गया। ब्रिटनी का ऑब्सेशन माजो के प्रति इतना बढ़ गया था कि एक बार माजो जब स्कूल ब्रेक के वक्त अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर था, तब ब्रिटनी माजो से उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर का एड्रेस लेकर
रात के तकरीबन 1 बजे अपने कार से उस एड्रेस के पास पहुंच जाती है। माजो भी छुपकर अपने ग्रैंड पेरेंट के घर से वहां पहुंचता है। फिर दोनों कार के अंदर इंटीमेट होते हैं। ऐसा लगातार 2 दिन होता है। ये सब सुनने के बाद कोई भी पेरेंट्स को गुस्सा आएगा, इसलिए जॉन ने डिसाइड कर लिया कि वो ब्रिटनी जमोरा को जेल भेजकर ही रहेगा। जॉन स्कूल प्रिंसिपल टीम डिकी को फोन करते, फिर प्रिंसिपल के फोन पर सारे डिजिटल एविडेंस भेजते। इस बार टीम डिकी देर न करके पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते, लेकिन ये डिजिटल एविडेंस मतलब जो मैसेज ब्रिटनी और माजो के बीच एक्सचेंज हुए थे उनमें कहीं भी इंटीमेट होने का सबूत नहीं था। इसलिए जॉन ब्रिटनी के खिलाफ सॉलिड एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अपने बेटे माजो को ब्रिटनी को मैसेज करने को बोलता है और क्या लिखना है वो भी बोलता है। माजो ब्रिटनी को मैसेज करता है, I want to dash you so bad baby, those time weren't enough for me। इसके रिप्लाई में ब्रिटनी मैसेज करती है, Me neither baby, I want to every day with no time limit, if I could quit my job and dash you all day I would, happy emoji। ब्रिटनी इस बात से अनजान थी कि ये सब एक ट्रैप है। इसी बीच प्रिंसिपल टीम डिकी ब्रिटनी को फोन करके एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज देते हैं, यानी ब्रिटनी को कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब से सस्पेंड कर देते हैं, ये बोलकर कि उसके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती ब्रिटनी को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन जिस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये टीम डिकी क्लियर नहीं करते हैं ब्रिटनी को, लेकिन ब्रिटनी समझ जाती है क्योंकि इसके पहले भी प्रिंसिपल टीम डिकी ने उसे माजो से दूर रहने को बोला था, वरना इन्वेस्टिगेशन होगी बोलकर वार्न किया था। इसीलिए ब्रिटनी 21 मार्च की इवनिंग में ही पहले माजो को फोन करती है पूरा मैटर जानने के लिए, लेकिन माजो के फोन पर कोई रिस्पांस ना मिलने पर ब्रिटनी माजो के फादर जॉन को फोन करती है। ब्रिटनी तब तक नहीं जानती थी कि माजो ने अपने फादर जॉन को अपने और ब्रिटनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसलिए जॉन जब ब्रिटनी को फोन पर इस बारे में कन्फर्म करता है, पहले ब्रिटनी कुछ न जानने का एक्टिंग करती है। Yes. What type of perverted person are you? I want to know right now. You are a monster. You're a child. Do you understand me? No. Why do you say that? Oh, I'm a lot smarter than you. फिर जब ब्रिटनी समझ जाती है कि जॉन उसके और माजो के बारे में सब कुछ ऑलरेडी जानता है, तब ब्रिटनी पूरे मैटर को आमने सामने मिलकर सेटल करने को बोलती है। You know, to talk about this, if there's something we can settle, outside. लेकिन जॉन ब्रिटनी को बोलता है कि वो ब्रिटनी को और किसी बच्चे की लाइफ खराब नहीं करने देगा, इसलिए वो ब्रिटनी के खिलाफ केस जरूर करेगा। Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. No, Miss Zamora, do me a favor. Do not call me back again. ब्रिटनी का हस्बैंड डैनियल भी जॉन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश किसी काम नहीं आती। उसी दिन रात को पुलिस जॉन के घर आती है और माजो का फोन और सारे डिजिटल एविडेंस को चेक करने के लिए सीज करती है। सारे एविडेंस देखने के बाद पुलिस अगले दिन 22 मार्च 2018 को ब्रिटनी को अरेस्ट करती है। पहले ब्रिटनी रिलैक्स रहने का नाटक करती है क्योंकि ब्रिटनी को पता नहीं था कि उसके खिलाफ पुलिस के पास कितने एविडेंस है, लेकिन बाद में जब ब्रिटनी को समझ आया कि वो फंस चुकी है तब वो रोने लगती है। अगले दिन ब्रिटनी के खिलाफ पुलिस को एक और सिग्निफिकेंट एविडेंस मिलती है जब 23 मार्च 2018 को प्रिंसिपल टीम डिकी ब्रिटनी की डेस्क से मिली इन हैंडरिटन नोट्स के पिक्चर्स पुलिस को भेजते हैं। ये हैंडरिटन नोट्स ब्रिटनी और माजो के बीच स्कूल टाइम में एक्सचेंज हुए थे। ये नोट्स ब्रिटनी की जगह आई नई टीचर को ब्रिटनी की डेस्क से मिले थे। पुलिस ब्रिटनी पिक्चर्स को भी रिकवर करती है जो ब्रिटनी माजो को स्नैपचैट पे भेजी थी। पहले ब्रिटनी ये सब एलिगेशन को नहीं मानती है, लेकिन सारे सबूत खुद के खिलाफ देख के फाइनली 12 जुलाई 2019 को कोर्ट में ब्रिटनी अपना क्राइम कन्फेस करती है और कोर्ट उसे 20 साल की लंबी पनिशमेंट देती है। अब ब्रिटनी जेल में अपनी सजा काट रही है और उसकी सजा 2038 में खत्म होगी। यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है कि इस केस में माजो की भी गलती है, लेकिन एक चाइल्ड जब अपने टीनेज के सालों में होता है तब वो अपना भला या बुरा सही से जज करके डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए उन्हें गाइड करने के लिए पेरेंट्स या टीचर की जरूरत पड़ती है, और अगर यही टीचर अपने फायदे के लिए उनकी इनोसेंस का एडवांटेज लेना शुरू कर दे तब ऐसे घिनौने क्राइम होते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए।